हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है। तो आज हम देखेंगे दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने जो है देखा है कि भैया केमिस्ट्री की उपयोगिता क्या है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज होती है और जो है कैसे तांबा, कैसे जो है फूल पीतल और ये सब बनाया जाता था। तो और हम पदार्थ की प्रकृति भी देख चुके हैं, जिसमें हम देख चुके थे कि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। पदार्थ अगर कहें कि स्पेशली होता क्या है, तो जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान हो उसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। कण 3 प्रकार के होते हैं ना, या 3 रूपों में रह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो हम जानते हैं एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटी इकाई जो होती है पदार्थ की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम या परमाणु कहते हैं। हम ये सब देख चुके हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास एक या एक से अधिक तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल करके अणु बनाते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से आयंस बनते हैं। हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो आज हम दूसरा लेक्चर अपना करेंगे और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसकी, क्लास 11th की एनसीईआरटी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसको आप ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़िएगा। जितना जल्दी पढ़ेंगे और जितना सरल मान के पढ़ेंगे आपको उतना ही जल्दी और आसानी से आएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जर्नल जो हमारे पास है, जो आप 9th में पहले से ही पढ़ चुके हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाओं का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। हम इसको क्या लिखेंगे भैया, स्टेट ऑफ मैटर। इसको हिंदी में लिखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। इसको आप द्रव्य कहिए, इसको आप क्या पदार्थ कहिए, एक ही बात होती है। द्रव्य की अवस्थाएं हम लोग सामान्यतः तो 3 जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं भैया, 5। पहला क्या है, सॉलिड। पहला क्या होता है, सॉलिड। दूसरा क्या है, लिक्विड। यूट्यूब का मतलब है कि आपका टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो, तभी मज़ा आएगा, गैस। चौथा क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और 5वां क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, हम लोग इसको कहते हैं कंडेंसेशन, मतलब बोस आइंस्टीन संघनन हम लोग इसको कहते हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं। हम लोग जनरली 3 देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन से पढ़ना नहीं पड़ता है, ज़्यादा होने की वजह से उनमें रिक्त स्थान कम होता है ना, और अपने आकर्षण बल के वजह से ही, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं, इसीलिए इनमें गति कम होती है। और अपने क्या करते हैं बताइए, अपने आसपास के कणों को छोड़कर नहीं जाते। यही कारण है कि इनका आयतन और आकार फिक्स रहता है दिए गए ताप और दाब पर, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या ताप ना दिया जाए। तो अब हम 3 को यही देखेंगे कि क्या हम द्रव्य की अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, द्रव्य की अवस्थाओं को हम लोग एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके ताप और दाब में परिवर्तन करके। ये क्या है बेटा, सॉलिड। ये क्या है हमारे पास, लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव ना। ये हमारे पास क्या है, गैस। ये 3 चीज़ें हैं, एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, उसके ताप और दाब में। आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, सब निश्चित ताप पे बताया गया था कि दिए गए ताप और दाब पर जिसका क्या है, आयतन और आकार ना बदले, उसी को ठोस कहा जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसका मतलब हम ताप और दाब में परिवर्तन करके द्रव्य की अवस्थाओं को, पदार्थ की अवस्थाओं को ना एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो ये सॉलिड है। सॉलिड को जब लिक्विड में बदले, तो सॉलिड को जब लिक्विड में बदले तो क्या किए बेटा, ये टेम्परेचर का सिंबल है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं।
ताप बढ़ाते हैं तो ठोस क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब ताप बढ़ाए तो उसको मिली एनर्जी, और जब उसको एनर्जी मिली तो उसके पार्टिकल्स क्या करने लगे, वाइब्रेशन, कंपन करने लगे, और कंपन की वजह से उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो फोर्स क्या हो गया, अंतराण्विक बल कम हो गया, और कम होने की वजह से ये क्या है, सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। और छोटे के बाबा से अब हम लोग आइसक्रीम मंगाते हैं तो आइसक्रीम मंगाती हैं दीदी, और बाबा भागते भागते लेके जाता है, कहता है दीदी दीदी नहीं तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, एनर्जी खींच लिया, उसको ऊष्मा मिल गई, और ऊष्मा क्या देगी, एनर्जी। तो एनर्जी पाते ही ये ताप का सिंबल है, मतलब ताप बढ़ाने से इसको मिली एनर्जी, और एनर्जी जब मिली तो ये क्या हो गया, द्रव में बदल गया, क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है। तो आपसे बेटा पूछेंगे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स पिघलना। जब लिक्विड क्या है, द्रव में जाता है, लिक्विड किस में, लिक्विड द्रव किस में, जब गैस में बदल जाता है। कैसे? इसमें भी ताप बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, लिक्विड हमारा पानी जब हम उसको गर्म करते हैं या खुले सरफेस से या कहीं अन्य जगह से जब वो भाप बन के उड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये द्रव किस में, गैस में बदल रहा है। तो भाप बन के उड़ने की प्रक्रिया अगर खुले सरफेस से हो ना, खुली सतह से हो, तो उसे क्या कहते हैं, इवापोरेशन। क्या किए हैं बेटा, ताप बढ़ाए हैं, टेम्परेचर बढ़ाए हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, इवापोरेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। ये तो पिघलना जान ही रहे हैं, इसकी हिंदी आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं बउआ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है, याद रखिएगा। काम दोनों में वही होता है, लेकिन अंतर ये है कि ये खुले सरफेस से होता है, जैसे तालाब से हुआ, नदी से, समुद्र से, गड़वा गड़ही से ना, या हमारे शरीर से खुले सरफेस से ना, ताप देने पर भगोने से, किसी बर्तन से, खुले सरफेस से होता है। तो वाष्पीकरण। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब पेड़ पौधों की पत्तियों से स्टोमेटा के द्वारा, छिद्र रंध्र के द्वारा न हमारा पानी क्या होता है, पेड़ पौधों का पानी वाष्प के रूप में उड़ता है, तो हम उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसको ट्रांसपायरेशन कहेंगे। अब आते हैं सॉलिड। सॉलिड को अगर डायरेक्ट क्या करते हैं, गैस में बदलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैम्फर। क्या है, कैम्फर। कैम्फर का मतलब कपूर, बहुत ईजी वाला। कपूर को जलाते हैं तो सीधे वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन उत्पादन। और क्या है, नौशादर या अमोनियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं NH4Cl। और क्या है, नेफ्थलीन। क्या है, नेफ्थलीन। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिल जाएंगी, एटसेट्रा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि सीधे क्या करता है, इसमें ठोस बिना द्रव में बदले ही सीधे गैस में बदल जाता है, तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपातन। ये भैया किसका एग्जाम्पल हो गया, ऊर्ध्वपातन का हो गया। अभी तो ताप का प्रभाव था, ताप और दाब का प्रभाव भी होता है, उसके ताप और दाब में परिवर्तन करके। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कि जब सॉलिड को हम ताप बढ़ाए थे तो मेल्टिंग मतलब पिघल गया, पिघलना हो गया, लिक्विड में बदला, लिक्विड से ये गैस में बदला तो उसको इवापोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। जब सॉलिड सीधे गैस में बदला तो उसको सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसका किसका सब्लिमेशन होता है, एग्जाम्पल लिखा है। कैम्फर मीन्स कपूर, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड मतलब नौशादर, ये क्या है, नेफ्थलीन होता है। अब हम उल्टा आएंगे कि देखो, गैसों को जब द्रव में बदला जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, दाब का। और यहाँ पे दाब का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसको नहीं बताया गया। लेकिन जब हम गैस को द्रव में बदलते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर देखो क्या बेटा करेंगे, कम। टेम्परेचर क्या रहता है, कम, मतलब ताप। ये डेल्टा किसका है, ताप का सिंबल है।
ताप कम होता है। देखो पानी जब बरसता है तो ताप को क्या हो जाता है, कम रहता है, और लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग जानते हैं बेटा, जब द्रव क्या है गैस में बदला था, मतलब खुले सरफेस से, समुद्र से, नदी से, तालाब से, झरने से ना, हमारे आसपास का पानी उड़ के जब जाता है तो वहाँ वायुमंडल में, ऊपर आसमान में इकट्ठा हो जाता है ना, गैसों के रूप में रहता है, और वो वही गैस बादल बन के इधर उधर टहलते हैं। अब वो बादल चल रहे हैं और कहीं बादल टकरा गए और छपाक से वहीं पानी पूरा बरसा दिए, तो उसको बादल का फटना कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बादल कहाँ से टकराया है, कि कहीं पर्वत से टकराया है। इसीलिए पर्वत वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बादल फटते हैं, और जब बारिश होती तो एकाएक झूम के हो जाती है। जैसे मुंबई वगैरह में बारिश तुरंत वो हुआ, खुद बरसी, फिर बरसा, तुरंत निकल गया। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होती है, इधर से बादल आ रहे हैं, इधर से क्या आ रही है, हवा, इधर से आ रही है हवा चल रही, बादल ऐसे घूम रहे हैं, हवा चल रही है, आपस में टकरा गए, और जहाँ पे टकराए वहीं पे ज़्यादा बारिश हो गई। और देखो उस समय क्या तापमान ठंडा रहता है, तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर कम, लेकिन प्रेशर क्या है, हाई रहता है। तो गैस को जब हम लिक्विड में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिंदी में संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं कि बेटा, इसको संघनन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन याद है, इसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब कैसे संघनित हो जाती हैं तो द्रव में बदल जाती हैं। अब हम लिक्विड को किस में बदलेंगे, बताइए, ठोस में। तो सभी जानते हैं आइस, बर्फ़ कैसे बनता है, पानी को हम जब का ताप क्या हो जाता है, कम, और प्रेशर रहता है उसमें ज़्यादा। फ्रिज में भी हम लोग पानी रख देते हैं तो देखो ठोस में बदल जाता है ना, क्योंकि उस समय फ्रिज का तापमान देखो बहुत ठंडा रहता है, टेम्परेचर बहुत कम। अब फक से फ्रिज खोलते हैं तो उसमें क्या रहता है, प्रेशर भी रहता है। तो इस प्रक्रिया को जब द्रव को ठोस में बदलते हैं तो भाई साहब इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना, तो क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीज हो जाना, जम जाना, इसलिए इसका नाम है जमना कहा जाता है, या FREEZING। अब जब हम ठोस को सीधे गैस में बदले थे तो गैस को भी सीधे किस में बदलना पड़ेगा बउआ, ठोस में जब बदलेंगे तो कैसा होगा, इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, अंग्रेजी में मतलब प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, हिंदी में अवक्षेपण आप कहिए, चाहे निक्षेपण कहिए, और इसी को डिपोजिशन भी कहा जाता है। मतलब ये गैस क्या है, ठोस पे जम जाती है। जैसे हम लोग बोले हैं कि क्लोरीन वगैरह कैसे निकाली जाती है ना, तो उस विलयन में से क्या है, जैसे ऊपर उसको छपता है, किसी के ऊपर कोई छुपा जाए तो उसको जमना कहते हैं। और ये जमना क्या है, ये दूसरा है, ये पूरा फ्रीज हो जाता है, पूरे सीज मॉलिक्यूल इसके सीज हो जाते हैं और इसमें ऊपर ऐसे जमता है। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन को और क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन को हम लोग लिख सकते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन ना, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जमना, या क्या होता है, निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण। देखिए सारे नाम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है कुछ भी, ये सब एक दूसरे के समानार्थी। ये जमना भी हुआ, ये निक्षेपण भी हुआ, अवक्षेपण भी हुआ, इसे डिपोजिशन भी कहते हैं, इसे प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। हम इसे डिपोजिशन भी कहेंगे, इसे प्रेसिपिटेशन भी कहेंगे ना। इसका एग्जाम्पल डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो सीधे सॉलिड में बदलती है, तो इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये क्या है, ड्राई आइस भी आग को बुझाने के काम में आती है। कैसे ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरह। तो ये एग्जाम्पल क्या है इसका, ड्राई आइस। देखो DRYICE, ड्राई आइस को, गैस को सीधे ठोस में बदल लेते हैं। हम लोगों ने इतना देख लिया कि पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। कैसे, उनके ताप और दाब में क्या करके, वृद्धि करके या परिवर्तन करके, ताप और दाब में परिवर्तन करके, कभी ताप बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, तो परिवर्तन करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमको जो है ज़रूर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पे ही फोकस करिए। हमारा सिलेबस है NCERT का ही है,
प्राइवेट पब्लिशर की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सिलेबस अभी आपने नीट में देखा है कि जो 12 सितंबर को हुआ था कि सब के सब क्वेश्चन क्या थे, NCERT से ही थे, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायो के, और आपको यहाँ पे तीनों ही मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की NCERT चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएँ। मैं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे और ये प्रक्रिया ज़रूर देखेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, बिल्कुल।